17वीं सदी की शुरुआत में भारत में तीन बड़ी ताकतें थी। मुगल, दक्कन में निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही। तब मध्य भारत में एक 15 साल के लड़के ने बीड़ा उठाया कि वो अपना अलग साम्राज्य खड़ा करेगा। इस लड़के को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। अपने अभियान की शुरुआत में उन्हें बीजापुर की सल्तनत से एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और इस लड़ाई का फैसला युद्ध के मैदान में नहीं, एक टेंट में हुआ था। यहाँ शिवाजी की मुलाकात अफजल खां से हुई थी। क्या हुआ था इस मुलाकात में, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 10 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है प्रतापगढ़ की लड़ाई से। कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। अच्छा क्या, बुरा क्या, सही कौन, गलत कौन, कौन हीरो और कौन विलन? इन सवालों के जवाब में एक जमीनी किताब का जिक्र आता है। किताब का नाम था द प्रिंस। लिखने वाले का नाम निकोलो मैकियावेली। इटली के रहने वाले थे। किताब लिखी 1513 में। उन दिनों इटली के आसपास जमकर लड़ाइयां चल रही थी। सत्ता जिसके हाथ में आती वो ही अच्छे काम करने लग जाता। अच्छे काम जैसे किसी पर हमला मत करो, अपने दुश्मनों को माफ कर दो, वगैरह वगैरह। बाहर से देखने पर ये फैसले नैतिक लगते, लेकिन इन फैसलों के चलते सत्ता स्थिर नहीं रह पाती। दुश्मन को माफ किया जाता तो वो दोगुनी ताकत से हमला कर देता और सत्ता बिखर जाती। एक स्टेबल सत्ता के अभाव में लोगों की जिंदगी दूभर थी। ऐसे में मैकियावेली ने कहा, रुको, इन अच्छे कामों के चलते सब कुछ बुरा हो रहा है, तो अच्छा आखिर क्या है? इसका जवाब उसने दिया प्रिंस में, जिसमें मैकियावेली ने कहा कि एक राजा की नैतिकता और आम इंसान की नैतिकता बराबर नहीं हो सकते। अगर राजा को अपनी सल्तनत पर खतरा महसूस हो तो उसे दुश्मनों को हरगिज माफ न करते हुए उनका सफाया कर देना चाहिए। उसकी नैतिकता इसमें निहित है कि किसी भी हाल में जनता का भला होता रहे। इतिहास जब 17वीं शताब्दी के मध्य से गुजर रहा था, जनता के भले का यही सवाल 15 साल के शिवाजी के दिमाग में आया। आदिल शाही और मुगलों की आपसी लड़ाई में जनता पिस रही थी। ऐसे में उन्होंने कमान अपने हाथ में लेकर एक इनिशिएटिव लिया। साल था 1645। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दुश्मनी परवान चढ़ रही थी। दोनों भाइयों के बीच औरंगजेब को दक्षिण की सूबेदारी से बेदखल कर दिया था। इसी साल शिवाजी ने बीजापुर की गद्दी पर आरी चलानी शुरू की। उनके पिता शाहजी भोंसले पूना की जागीर संभालते थे, लेकिन बीजापुर रियासत के तले रहकर। शिवाजी को यह मंजूर नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल था। वो ये कि छोटी सी जागीर का वारिस बीजापुर रियासत का सामना कैसे करता। परिस्थिति ने उन्हें एक मौका दिया। मुगल दक्कन में अपना कद मजबूत करने के फिराक में थे और बीजापुर की आदिल शाही मुगलों को रोकने की कोशिश में लगी थी। बीजापुर का सारा ध्यान मुगलों की ओर था। ऐसे में शिवाजी ने एक एक कर बीजापुर के किलों को हथियाना शुरू किया। सबसे पहला किला था तोरणा। उस पर कब्जा जमाकर उन्होंने फिरंगोजी नरसाला को अपने पाले में किया। फिरंगोजी के पास चाकन के किले का जिम्मा था। उन्होंने शिवाजी के प्रति वफादारी की शपथ ली और उनके मिलिट्री कमांडर बने। इसके बाद शिवाजी ने कोंडना का किला भी हथिया लिया। बीजापुर तक इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। दांव सफल रहा। मजबूरन शिवाजी को अपनी रफ्तार रोकनी पड़ी। उनके पिता क्योंकि गिरफ्त में थे। 1649 में शाहजी की रिहाई हुई तो शिवाजी दोबारा अपने अभियान में लग गए। उन्होंने जवाई पर हमला कर उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। अगले कुछ सालों तक बीजापुर रियासत और शिवाजी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मौत हुई तो बीजापुर का नया सुल्तान बना अली आदिल शाह। अब इस नए आदिल शाह की उम्र सिर्फ 18 साल थी। 1659 तक बीजापुर और मुगलों के बीच तनातनी में कुछ कमी आई। तब अली आदिल शाह की मां बड़ी बेगम ने उसे शिवाजी पर नकेल कसने की सलाह दी। अफजल खान बीजापुर सल्तनत के सबसे ताकतवर कमांडर्स में से एक था। सिर्फ सेना के लिहाज से ही नहीं, शारीरिक बनावट में भी। 7 फुट का विशालकाय अफजल खान अब तक एक भी जंग नहीं हारा था। भोसले परिवार के साथ उसकी पुरानी अदावत थी। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की मौत में उसका बड़ा रोल था। बीजापुर रियासत के बुलावे पर वो दक्कन से लौटा और शिवाजी के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गया। बीजापुर की सेना लेकर अफजल खान शिवाजी से जंग करने पहुंचा। उसके पास 20,000 घुड़सवार, 15,000 पैदल सैनिक, 100 तोपें और कई हाथी थे। शिवाजी का सामना अब तक इतनी बड़ी सेना से हुआ नहीं था। उन्हें इल्म था कि सीधी लड़ाई में हार की संभावना ज्यादा है। वैसे भी उनकी टैक्टिक दूसरी थी, वो छापामारी युद्ध के एक्सपर्ट थे। तो शिवाजी अपनी सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। जवाई के जंगलों से घिरा प्रतापगढ़ गिरा गुरिल्ला युद्ध के लिए बिल्कुल अनुकूल भी था। उनको सूट भी करता था शिवाजी को। यहां अफजल को एहसास हुआ कि जंग के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है लोकेशन।
अफजल खान की सेना में अधिकतर घुड़सवार थे जो जंगल के इलाके में ज्यादा काम नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनको खुला मैदान चाहिए, घोड़ा दौड़ाना है आपको, कैवलरी। इसीलिए शिवाजी कई दिनों तक प्रतापगढ़ के किले में जमे भी रहे। शिवाजी को उकसाने की खातिर अफजल खान ने मंदिरों और आसपास के गांवों पर हमला किया। इसमें पंढरपुर का विठोबा मंदिर और तुळजापुर का भवानी मंदिर भी शामिल था। ये दोनों आज भी मराठियों के प्राइमरी तीर्थ माने जाते हैं। सब लोग जाते हैं कभी न कभी, जब भी उनको फुर्सत मिल जाती है, बुलावा जब आता है कहते हैं। इन हमलों का मकसद था शिवाजी समर्थकों का मनोबल तोड़ना, उनके धर्म पर चोट करके। कई दिनों तक लड़ाई यहीं पर अटकी रही तो अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। उसने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि शिवाजी संधि के लिए मान जाएं। उसने वादा किया कि संधि हो जाने पर वो बीजापुर सुल्तान से दरखास्त करेगा कि शिवाजी को उनके हिस्से का इलाका दिया जाए। इस दौरान भी उसने शिवाजी के किलों पर चढ़ाई जारी रखी। शिवाजी खुले मैदान में लड़ने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उनके इलाकों को भारी नुकसान हो रहा था। शिवाजी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि संधि का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि नुकसान को कम किया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। शिवाजी ने मुलाकात की पेशकश स्वीकार कर ली और अपने दूत गोपीनाथ पंत को अफजल खान के पास भेजा। यहां गोपीनाथ ने दर्शाया कि शिवाजी संधि के लिए उत्सुक हैं और जल्द से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। अफजल ने शिवाजी को वहीं आने का न्योता दिया, लेकिन शिवाजी ने इससे इनकार करते हुए संदेश भिजवाया कि वो लोग प्रतापगढ़ किले के नीचे मिलेंगे और दोनों तरफ सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स के अलावा कोई नहीं होगा। इसका मतलब जो हाई रैंकिंग जनरल्स हैं, जो दोनों तरफ के राजा हैं, उनका जो पर्सनल गार्ड चलता है उनके साथ में वो लोग रहेंगे, फौज लेके कोई नहीं आएगा। अफजल खान इसके लिए तैयार हो गया। मुलाकात की पहली रात ही अफजल ने प्रतापगढ़ के आसपास के गांवों में अपनी सेना को तैनात कर दिया, घेरने की कोशिश की। शिवाजी ने भी अपनी सेना से तैयार रहने को कहा और इस तैयारी के साथ ही वो मीटिंग में गए। शिवाजी और अफजल दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी कदकाठी के कारण अफजल खां को विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था ऑलमोस्ट, कि 1-to-1 लड़ाई में वो शिवाजी को परास्त कर देगा अगर सिर्फ 2 लोग लड़ते हैं तो। शिवाजी भी पूरी तैयारी से पहुंचे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था और वो साथ ही बाघ नख यानी उंगलियों में नाखून की तरह पहना जा सकने वाला हथियार भी उन्होंने छुपाया हुआ था। अफजल अपने साथ 1000 सैनिक लेकर कैंप की तरफ रवाना हुआ। तब गोपीनाथ ने उसे समझाया कि इतनी सेना देखकर शिवाजी मिलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि डील तो ये हुई कि कोई फौज लेके नहीं आएगा। ये सुनकर अफजल ने अपने सैनिकों को कुछ दूरी पर रोक दिया और एक पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने पहुंचा। साथ में सिर्फ 5 लोग थे, जिनमें कृष्णाजी, गोपीनाथ और अफजल का खास लड़ाका सैयद बंदा भी शामिल था। आज ही के दिन यानी 10 नवंबर 1659 के रोज शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात हुई। मराठा इतिहासकारों के अनुसार मुलाकात होते ही अफजल ने शिवाजी से आदिल शाही की सरपरस्ती स्वीकार करने को कहा और आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाना चाहा। गले लगते ही उसने एक खंजर से शिवाजी की पीठ पर हमला किया। कवच के चलते शिवाजी खंजर के वार से बच गए। उन्होंने अपना बाघ नख निकाला और अफजल के पेट पर वार कर दिया। खून की धार बहने के लिए तो अफजल टेंट से बाहर की तरफ भागा। सैयद बंद ने तलवार से शिवाजी पर वार किया, लेकिन शिवाजी के साथी जीवा महाला ने उसे मार गिराया। अफजल खान बुरी तरह घायल था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के एक साथी ने पकड़कर उसका सिर कलम कर दिया। अफजल खान का सिर राजगढ़ भिजवाकर शिवाजी की माता जीजाबाई के आगे पेश किया गया। यह उनके पति के साथ हुए दुर्व्यवहार और संभाजी की मौत का बदला था। अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी प्रतापगढ़ के किले की ओर भागे और अपने तोपखाने को गोले दागने का संदेश दिया, आर्टिलरी चालू कर। साथ ही जंगल में छुपी उनकी सेना ने अफजल की सेना पर धावा बोल दिया। शिवाजी के कमांडर कान्होजी जेधे ने अपने साथ 1500 सैनिकों के साथ किले की तलहटी से वार किया। अफजल खान के बाद सेना का नेतृत्व मूसे खान कर रहा था। वो भी घायल हुआ तो भाग निकला। कमांडर्स की एब्सेंस में सेना का मनोबल टूट गया और जल्द ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि उनकी फोर्स काफी बड़ी थी शिवाजी से। इस तरह शिवाजी ने आदिल शाही को हराकर अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीती। ये जीत मराठा साम्राज्य की नींव में पहली ईंट साबित हुई। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने शिवाजी और अफजल खां के बीच इस मुलाकात का जिक्र किया है। 1818 में उसने अपनी एक किताब में दावा किया कि शिवाजी ने अफजल खान पर पहला हमला किया था तथा सुनियोजित तरीके से उसका कत्ल किया था। साल 1900 में जस्टिस रानाडे ने इसे इतिहास के साथ खिलवाड़ बताया और खुद मराठा इतिहास पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द राइज ऑफ मराठा पावर। इसमें उन्होंने काफी सारी घटनाओं पर नए तथ्य रखे, लेकिन इस घटना के सापेक्ष कोई साक्ष्य मुहैया नहीं किया। 1919 में भारतीय इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने मराठा हिस्ट्री से रेफरेंस लेते हुए कहा, सभी स्रोतों से तय होता है कि इस केस में शिवाजी ने आत्मरक्षा में एक कदम उठाया था। साथ ही तर्क भी दिया कि जब सूरत की लूट की घटना पर इतिहासकारों ने शिवाजी को कोई रियायत नहीं दी थी। यह फैक्ट है, लूट हुई थी मराठा फौज द्वारा सूरत की, तो इस घटना में पक्षपात दिखाने का कोई मामला बनता नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस में किया गया था।
विज्ञान का मामला होता तो मीटर लगाकर चेक कर लेते कि कौन सही था कौन गलत, लेकिन मामला इतिहास का है, इसीलिए सब्जेक्टिविटी की छाया पड़नी तय थी। फिर भी अधिकतर वर्तमान इतिहासकार यही मानते हैं कि शिवाजी ने आत्मरक्षा में अफजल पर हमला किया था। तो ये था 10 नवंबर का तारीख। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसे लिखा था हमारे दोस्त कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दिल एंड डॉट।